हेलो दोस्तों, मेरा नाम राम है। द एजुकेशन जंक्शन में आप सभी लोगों का स्वागत और आशा करता हूँ आप सभी लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग पिछले लेक्चर में MPPSC प्री 2024 का जो यूनिट 6 के अंतर्गत भारतीय मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत जो सब टॉपिक था वित्तीय संस्थाएं, कौन सा था? वित्तीय संस्था। उसके अंतर्गत हमने पिछले लेक्चर में सेबी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करती हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग अब ये देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, कौन सा आयोग आया है, गठन कब किया गया, राष्ट्रीयकरण कब किया गया, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये सब चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। और इसका क्षेत्रीय कार्यालय वगैरह कहाँ है, इसका निर्देशक मंडल क्या है, इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना रहती है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आए। ठीक है, तो इसी पर पेज पे आगे देखते हैं। तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले 1926 में इसकी स्थापना के लिए, इसके एक्ट के लिए एक आयोग बना था। कौन सा? हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग जो बना था, कब बना था? 1926 में। ठीक है, इसको ही दूसरा नाम या इसका उपनाम, अन्य नाम बोल सकते हैं, वो है रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ठीक है, अपन को ये दोनों आयोग याद रखने हैं। कौन सा? हिल्टन यंग आयोग 1926 और उसी का अन्य नाम है रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। इस आयोग के तहत RBI एक्ट 1934 में आया। जो RBI अधिनियम आया कब का है? 1934। इसी के तहत स्थापना की गई RBI की कब? 1 अप्रैल 1935 में। ये याद रखना इम्पोर्टेंट डेट है। स्थापना कब की गई RBI की? तो अपन को याद रहना चाहिए कि 1 अप्रैल 1935 में की गई। उस समय RBI के पास 5 करोड़ की अंशपूंजी थी। कितनी? 5 करोड़ की अंशपूंजी। पूछ लें कि कितनी जब स्थापना की गई RBI की, उस समय अंशपूंजी कितनी? तो 5 करोड़ की अंशपूंजी थी। ठीक है, इसके बाद इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया, पहले के राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि जो पहले जो स्थापना की गई थी उस समय निजी स्वामित्व था। ठीक है, इस पर RBI पर किसका निजी स्वामित्व था, तो राष्ट्रीयकरण किया गया। मतलब इस पर सरकार का स्वामित्व आ गया, सरकार के अधीन आ गई थी। कब? 1 जनवरी 1949 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949। जब RBI की स्थापना की गई थी 1935 में, उस समय जिसका मुख्यालय था वो कहाँ था? कोलकाता में रखा गया था। कोलकाता में इसका मुख्यालय था। 1937 तक रहा वहाँ। कब तक? 1937 तक रहा है। उसके बाद मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया था। कहाँ? वर्तमान में भी मुंबई में ही मुख्यालय है इसका। ये सब चीज़ें अपन ने RBI के बारे में देखा। इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ये भी अपन को याद रखना है। क्या क्षेत्रीय कार्यालय हैं? वो कितने हैं? 4 हैं। चारों महानगर में है। जो भारत की जो बड़ी बड़ी सिटी, जो महानगर हैं, दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, कोलकाता हो गई, चेन्नई हो गई, तो इन सभी में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित है। कहाँ? मुंबई में हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गई और दिल्ली। यहाँ 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके अलावा प्रत्येक राज्य की राजधानी में स्थानीय कार्यालय स्थापित किए गए। ठीक है, 29 स्थानीय कार्यालय हैं। इसकी डेट कहीं कहीं मैंने चेक किया तो कहीं अलग दी है, कहीं नहीं। तो एक बार आप भी लोग भी इसको कंफर्म कर लें। 29 स्थानीय कार्यालय हैं। सिर्फ राष्ट्रपति का अकेला इसमें खाता खुलते हैं। मतलब सामान्य व्यक्ति, हम हो गए, आप हो गए, या कोई भी होगा, जैसे वाणिज्य बैंक हैं, जो व्यापारिक बैंक हैं, उनमें अपना खाता खुलता है। उसी प्रकार अगर RBI में किसका खाता खुलेगा? ओनली राष्ट्रपति का अकेला खाता खुलता है, इसके अलावा किसी का नहीं खुलता। ये अपन को याद रखना है, किसका खाता खुलेगा? राष्ट्रपति का अकेला खाता खुलता है। उसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसकी जो वित्तीय वर्ष होती है, वो पहले होती थी, क्या होती थी कि 1 जुलाई से 31 जून, लेकिन 15 फरवरी 2020 से, ये 2020 से इसको कब कर दिया गया है? 2020 से इसके उसमें परिवर्तन किया गया है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये इसका वित्तीय वर्ष है। याद रखना है अपन को कि वित्तीय वर्ष ही पूछ लेते हैं तो कब है। पहले इसका था, वो था 1 जुलाई से 31 जून तक, 30 जून तक तो सॉरी। उसका अभी जो वर्तमान में है वो कौन सा है? 2020 में इसको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कर दिया गया।
इसके करने के पीछे ये कारण है कि सारी बैंकों की जितनी व्यापारिक बैंक हैं उन सभी का भी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद अपन देखेंगे इसका निर्देशक मंडल। ठीक है, ये आप लोग पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसका लिख लो अपने में, तो इसको मैं मिटा दूं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसका निर्देशक मंडल। निर्देशक मंडल में कौन कौन शामिल है, कितने सदस्य होते हैं, ये सभी के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके जो आरबीआई का निर्देशक मंडल है उसमें 21 सदस्य होते हैं। इसमें जो आरबीआई का गवर्नर वो भी शामिल होता है। टोटल कितने होते हैं इसमें? 21 होते हैं। निर्देशक मंडल ठीक है, इसमें जो है कितने 21 सदस्य होते हैं आरबीआई के में। टोटल मेंबर होते हैं 21 सदस्य। ठीक है, अब 21 में एक होगा गवर्नर। ठीक है, अपन देखते हैं। गवर्नर होता है एक, जो आरबीआई का गवर्नर अपन पढ़ते हैं वो एक होता है। इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। चार डिप्टी गवर्नर हैं। इसके अलावा 4 क्षेत्रीय कार्यालय। जो क्षेत्रीय कार्यालय के पदाधिकारी हैं तो वो भी 4 होंगे। क्षेत्रीय कार्यालय के पदाधिकारी हैं तो उनकी संख्या भी 4 है, क्योंकि 4 ही क्षेत्रीय कार्यालय हैं तो उनके भी सदस्य रहते इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, वित्त मंत्रालय का जो पदाधिकारी होते हैं वित्त मंत्रालय के पदाधिकारी होते हैं, इनकी संख्या है 4 4 8 2। ठीक है, 10 एक 11 हो गए। जो इसके जो 10 सदस्य इसके होते हैं वो विशेषज्ञ होते हैं इसके बारे में, तो उसको गवर्नर जो अपनी सरकार है भारत सरकार वो नियुक्त करती है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा मनोनीत करती है। उनकी संख्या है 10। तो ये ऐसे कितने हो गए टोटल? 1 4 1 5 4 9 2 11 10 21 हो गई। ये उनका जो अपने 21 सदस्य हैं, ये नीचे का दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं ऊपर लिख देता हूँ, 1 मिनट। ये भारत सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, इधर लिख देता हूँ।
कितने 10 सदस्य होते हैं भारत सरकार के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 21 सदस्यों का इनका जो निर्देशक मंडल होता है जो आरबीआई का, वो इस प्रकार दिया है। तो अपन को ये याद रखना है कि किस में मतलब कितने सदस्य होते हैं। अध्यक्ष, गवर्नर, सॉरी अध्यक्ष तो होते हैं, इसमें गवर्नर होता है एक। गवर्नर जो है वो वर्तमान में अभी जो है वो कौन है, शक्तिकांत दास। ये अपन को याद रखना है कि वर्तमान जो गवर्नर है वो कौन सा है, शक्तिकांत दास है। ठीक, ये हो गया पूरा आरबीआई का निर्देशक मंडल। याद रखना है अपन को आरबीआई का निर्देशक मंडल जो है इम्पोर्टेंट है। कितने सदस्य होते हैं, गवर्नर इसी के अंतर्गत आता है। गवर्नर सहित 21 सदस्य होते हैं इसके। कहाँ से आते हैं वो भी मैंने बता दिए, तो याद रखना है अपन लोगों को। आरबीआई जो है इसके कार्य भी है, इसके कुछ उद्देश्य भी हैं। जैसे उद्देश्य में देखते हैं अपन, उद्देश्य कौन कौन से हैं। उद्देश्य में देखते हैं थोड़े बहुत अपन, एक दो। मुद्रा एवं साख नीति में समन्वय कैसे किया है, इसका एक उद्देश्य है। मुद्रा को मौद्रिक एवं साख नीति, ये दो नीति है, मौद्रिक एवं साख नीति है, जिसको आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है और जारी किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक 2 माह के बाद ये जारी की जाती है रिपोर्ट मौद्रिक नीति की। उसमें जो उसके मात्रात्मक जो उपकरण है, जैसे बेस रेट हो गई, CRR हो गई, SLR हो गई, रेपो रेट हो गई, रिवर्स रेपो रेट हो गई, MSF हो गई, ये सब चीज़ों के बारे में उसमें रेट दी रहती है, निर्धारित की जाती है। ठीक है, ठीक है। दूसरा जो अपन पढ़ेंगे वो है मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार को संगठित करना, एक ये भी उद्देश्य है। डायरेक्ट आएगा तो कि कौन कौन से तीन, एक दे देंगे हटाने को, या फिर 3 दे देंगे, किन में से कौन सा है कौन सा नहीं है, ये सब चीज़ें देखने को। विदेशों से मौद्रिक संपर्क स्थापित करना। हाँ, विदेशों से मौद्रिक संपर्क स्थापित करना भी एक इसका उद्देश्य है आरबीआई का। इसके बाद बैंकों का नगद कोष, बैंकों का नगद कोषों का केंद्रीयकरण, कहेगा बैंकों का नगद कोषों का केंद्रीयकरण करना। ये भी इसका उद्देश्य है, बैंकों के नगद कोषों का केंद्रीकरण करना। बैंकिंग क्षेत्र का समुचित विकास करना, बैंकिंग क्षेत्र का समुचित विकास करना। ये इसके आरबीआई के उद्देश्य है। ठीक है, मुद्रा एवं साख नीति में समन्वय स्थापित करना है, मुद्रा बाजार को संगठित करना है, विदेशों से मौद्रिक संपर्क स्थापित करना है, बैंकों का नगद कोषों का केंद्रीकरण करना है और बैंकिंग क्षेत्र का समुचित विकास करना। ये सभी आरबीआई के उद्देश्य हैं। अब आगे अपन देखते हैं कि आरबीआई के कार्य जो कि पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है सारे, उसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे, एक एक कार्य को एक्सप्लेन करेंगे अपन।
सामान्यतः अपन इसके दो प्रकार के कार्य पढ़ते हैं, एक विकास संबंधी कार्य हो गए, एक सामान्य कार्य हो गए। तो उसको अपन अलग अलग बांटेंगे। इसके जो कार्य हैं इसको अपन दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य, दूसरे हैं विकास संबंधी कार्य। विकास संबंधी कार्य इन दो भागों में बांट कर देखते हैं। जो सामान्य केंद्रीय बैंक के कार्य हैं इसके अंतर्गत आता है नोटों का निर्गमन करना, ठीक है। दूसरा आता है बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, विदेशी विनिमय का नियंत्रण करना है, इसके अंतर्गत ही पड़ रहा है। साख नियंत्रण करना है, रुपए की विनिमय मूल्य में स्थिरता लाना है, जो रुपए के जो विनिमय मूल्य होते हैं उनमें स्थिरता लाना है। ये तो कौन से सामान्य केंद्रीय बैंक के कार्य हैं। और विकास संबंधी जो कार्य है उसके अंदर समाज शोधन करना, जैसे चेक वगैरह होते हैं उनका क्लियरेंस करना होता है, ठीक है। आर्थिक आंकड़े एकत्रित करना है, ठीक है। सरकारी प्रतिभूतियों या व्यापारिक बिलों का क्रय विक्रय करना है, जो भी सरकारी प्रतिभूति होती हैं और जो भी सरकारी बिल है उनका क्रय विक्रय किया जाता है, ठीक। ऋण प्रदान करना, IMF में भारत का प्रतिनिधित्व करना है। एक 2016 या 17 में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था कि RBI में जो IMF में है जो भारत से प्रतिनिधित्व कौन करता है, वित्त मंत्री करता है या गवर्नर करता है, तो उसका आंसर गवर्नर था, ठीक है। तो IMF में भारत का प्रतिनिधित्व करना है, मौद्रिक एवं साख नीति जारी करना है, ठीक। ये सभी कार्य हैं इसके। विकास संबंधी कार्य देख लिए अपन ने, सामान्य केंद्रीय बैंक के कार्य देख लिए। इसके अंतर्गत अब क्रम बाई क्रम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। एक कार्य देखें अपन, कार्य में पहले अपन कौन से देख रहे, ये बार देखेंगे सामान्य जो कार्य थे बैंक के, सामान्य कार्य, ठीक है। इसके अंदर पढ़ते अपन नोटों का निर्गमन। पहला जो कार्य इसके अंदर नोटों का निर्गमन करना। अब RBI नोटों का निर्गमन करती तो कैसे करती, इसके लिए उसकी एक पद्धति है, न्यूनतम आरक्षित कोष पद्धति है। कौन सी है? न्यूनतम आरक्षित कोष पद्धति है। इसको 31 अक्टूबर 1957 में RBI ने अपनाया है। इसके अंतर्गत 200 करोड़ रुपए का RBI के पास मूल्य होना चाहिए। कितने? 200 करोड़ रुपए का मूल्य होना चाहिए। उसके बाद ही नोटों का निर्गमन कर सकती है, नोट को छाप सकती है। तो जो न्यूनतम आरक्षित जो कोष है उसको कितने डिफाइन है, कौन सा है? न्यूनतम आरक्षित कोष पद्धति है। इसका नाम है जो न्यूनतम आरक्षित कोष पद्धति है। इसके अंतर्गत क्या क्या होना चाहिए? 200 करोड़, कितना? 200 करोड़ का मूल्य होना चाहिए गवर्नमेंट के पास, सॉरी RBI के पास। कितना? 200 करोड़ का जो मूल्य है वो RBI के पास होना चाहिए। उसी के बाद नोटों का निर्गमन कर सकती है। तो ये 200 करोड़ में क्या होना चाहिए? 115 जो करोड़ का क्या होना चाहिए? सोना, गोल्ड होना चाहिए, सोना होना चाहिए। 115 करोड़ का सोना होना चाहिए। जो 85 करोड़ कि विदेशी 85 करोड़ की विदेशी ऋण पत्र होना चाहिए, विदेशी ऋण पत्र होना चाहिए। तभी RBI नोटों का निर्गमन कर सकती है। तो याद रखना है कि अपने को नोटों का निर्गमन करने के लिए कौन सी पद्धति है, तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि न्यूनतम आरक्षित कोष पद्धति अपने को याद रखना है। न्यूनतम आरक्षित कोष पद्धति है।
इसके अंतर्गत आरबीआई के पास कितना मूल्य होना चाहिए, 200 करोड़ रुपए का मूल्य होना चाहिए उसके उनके पास, तभी वो नोटों का निर्माण कर सकती है। और 200 करोड़ में क्या क्या होगा, 115 करोड़ में सोना होना चाहिए और 85 करोड़ की विदेशी ऋण पत्र होना चाहिए। और इस पद्धति को अपनाया कब आरबीआई ने, 31 अक्टूबर 1957। ठीक है, ये डेट मिलेगी अपन को 31 अक्टूबर 1957। लेकिन जो इसकी वेबसाइट पर जाएंगे अपन आरबीआई की, तो वहाँ 1956 दिया है, तो एक बार चेक कर लेना हो। 31 अक्टूबर 1957 किताबों में आपको यही मिलेगा, 31 अक्टूबर 1957। तो ये कौन सी न्यूनतम आरक्षित कोष पद्धति हो गई, पहला कार्य हो गया नोटों का निर्गमन करना। इसके बाद देखते हैं अपन सरकार बैंकर के रूप में कैसे कार्य करती है। तो सरकार क्या होता है, जो आरबीआई क्या होता है, जो सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत जितने भी ऋण है उनको भी बैंकों के रूप में कार्य करती है। ठीक है, सरकार और राज्य सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य करती है, क्योंकि उनके जो ऋण वगैरह उनको जारी करने का इसी के पास दायित्व है, इसी को लायक कार्य करने का। सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, इसका जो दूसरा है सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। इसके अंतर्गत क्या होता है, यह केंद्र और राज्य सरकार की सभी बैंकिंग कार्य करती है, संपन्न करती है। ठीक है, तो याद रखना आपको, जो सरकार के बैंकर के रूप में कार्य कैसे करती है, जो केंद्र सरकार हो गई और राज्य सरकार हो गई, उसके सारे जो बैंकिंग कार्य किए जाएंगे उनको संपन्न करने का कार्य आरबीआई के पास है दायित्व। ठीक है, तो ये हो गया। अब तीसरा जिसका है जो है वो है इसका क्या, बैंकों के विदेशी, अब बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करना। ठीक है, बैंकों के बैंकर के रूप में, मतलब जो व्यापारिक बैंकें हैं उनको ऋण प्रदान कौन करता है, अपना जो आरबीआई। तो इसलिए बोलते हैं कि आरबीआई बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करती है। ठीक है, उनको ऋण पत्र जारी करना, ये सब चीज़ें इसके हाथ में है, ये इसके कर्तव्य हैं जो भी। इसके बाद देखते हैं अपन विदेशी मुद्रा, जो चौथा है विदेशी मुद्रा का संरक्षण करना, विदेशी मुद्रा का संरक्षण या संरक्षक का कार्य करना। ठीक है, ये विदेशी मुद्रा जो होती है उसको भी संरक्षण करने का कार्य करता है। पांचवा देखते हैं अपन साख पर नियंत्रण करना। ये मैं बता चुका हूँ पहले कि साख पर नियंत्रण, मौद्रिक और साख नीति के तहत ये साख नियंत्रण करती है आरबीआई। मौद्रिक और साख नीति जो जारी करने का दायित्व जो जारी करती है वो कौन करती है, आरबीआई करती है। तो उसी के माध्यम से साख पर नियंत्रण रखती है ये अपना। ठीक है, इतना अपन को याद रखना, डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, तो आरबीआई करता है। और राजकोषीय नीति की बात आती है तो गवर्नमेंट करती है, सरकार करती है राजकोषीय नीति। अब अपन देखते हैं बैंक के रूप में कार्य करना, ये देख लिया। तो यही इसके जो कार्य थे, ये सामान्य कार्य तो यही है अपन ने जो पढ़े हैं। अब इसके देखते हैं अपन जो विकास संबंधी कार्य है उनको एक बार और देखते हैं, कौन कौन से जो विकास संबंधी कार्य करती है आरबीआई। कार्य डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि इसमें से कौन सा कार्य नहीं करती, कि कौन सा कार्य करती है, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। या फिर वो जो पहले नोटों का निर्गमन करने की जो पद्धति है वो पूछ सकते हैं, कौन सी पद्धति है, कब अपनाई और कितना कोष होना चाहिए आरबीआई के पास, तब वो नोटों का निर्गमन कर सकती है। उसके बाद अपन जो कार्य देखेंगे वो देखेंगे विकास संबंधी कार्य। विकास संबंधी कार्य विकास संबंधी कार्य है, इसके अंदर सबसे पहले तो ये क्या करती है, समाशोधन का कार्य करती है। समाशोधन का कार्य
इस कार्य के अंतर्गत क्या होता है, जो चेक हो गए, ड्राफ्ट हो गए, उनको क्लियरेंस करने का कार्य, जो दायित्व है वो कौन, आरबीआई है। तो इस कार्य के अंतर्गत जो आता है वो चेक और ड्राफ्ट है उनका क्लियरेंस करती है, ठीक है, समाशोधन का कार्य करने के अंतर्गत। अब दूसरा अपन देखते हैं इसका, प्रति 2 महीने में, प्रति 2 महीने में मौद्रिक नीति तथा साख नीति जारी करती है प्रत्येक 2 महीने में। प्रति 2 महीने, प्रत्येक 2 महीने मौद्रिक नीति तथा साख नीति जारी करने का कार्य भी आरबीआई करती है। इसके बाद देखते हैं महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़े जो हैं उनको भी जारी करती है। तीसरा जो कार्य है, महत्वपूर्ण जो आर्थिक आंकड़े होते हैं, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़े जारी करने का कार्य भी आरबीआई करती है। इसमें जो आईएमएफ में देश का प्रतिनिधित्व करने का कार्य भी यही करती है कि जो आईएमएफ प्रतिनिधित्व कौन करेगा, वो गवर्नर करते हैं। आरबीआई का जो गवर्नर होता है वही वहाँ प्रतिनिधित्व करता है। तो अपन को याद रखना है कि आईएमएफ में अपना जो प्रतिनिधित्व करता है वो कौन करेगा, आरबीआई करेगा, ठीक है। फिर मूल्यवान जो वस्तुएं हैं, इसके अलावा जो मूल्यवान वस्तुएं हैं, मूल्यवान वस्तुएं हैं, क्रय विक्रय का कार्य आरबीआई करती है। क्रय विक्रय का कार्य भी आरबीआई ही करती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये सभी कार्य जी कौन से विकास संबंधी कार्य थे आरबीआई के। तो अपन को ये याद रखना है कि इसी के अंदर डायरेक्ट पूछ सकते हैं कौन सा है कौन सा नहीं है। आरबीआई के अपन ने उद्देश्य पढ़ लिए, कार्य पढ़ लिए, निर्देशक मंडल पढ़ लिया। इसके अलावा अपन जो देखें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो महत्वपूर्ण हैं, ये तो पढ़ लिया, इसके अलावा भी वो अपन देखेंगे। आरबीआई केंद्र सरकार की अनुमति से देश के किसी भी स्थान पर शाखा खोल सकती है। जो आरबीआई के पास शक्तियाँ हैं, इसकी जो शक्तियाँ पढ़ेंगी, शक्तियों में क्या आएगा, जो आरबीआई केंद्र सरकार की अनुमति से, आरबीआई केंद्र सरकार की अनुमति से कहीं भी शाखा खोल सकती है, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे, जिन स्थानों पर आरबीआई की स्थानीय कार्यालय नहीं है वहाँ एसबीआई एजेंट के रूप में, आरबीआई की एजेंट के रूप में कार्य करती है। जिन स्थानों पर जो आरबीआई का स्थानीय कार्यालय नहीं है वहाँ जो एसबीआई बैंक होगी वो इसकी एजेंट के रूप में कार्य करती थी, अभी कर्ता के रूप में कार्य करेगी वहाँ, ठीक है। और अपने इसके बाद जो देखते हैं इसके जो 2-3 फैक्ट हैं कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, डायरेक्ट पूछ सकता है। तो अपन को याद रखना है कि ओसबोर्न स्मिथ थे 1935 में पहले गवर्नर। आरबीआई के जो पहले गवर्नर हैं वो कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ थे। उन्नीस सौ 35 में इनको बनाया गया था आरबीआई गवर्नर। किसको, पहले जो गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ थे, और जो इसके बाद जो बने थे वो अपने पहले भारतीय जो गवर्नर हैं उनको बोलते हैं सीडी देशमुख। जो पहले भारतीय थे वो कौन थे, सीडी देशमुख थे। 1943 में आरबीआई के गवर्नर बने थे कौन, सीडी देशमुख पहले भारतीय है। पहले जो भारतीय है वो कौन से, सीडी देशमुख थे। 1943 से जब स्वतंत्रता मिली थी अपन को तब भी यही गवर्नर थे आरबीआई के, उसके बाद भी
यही रहे। तो अपन कहीं स्वतंत्रता के समय पूछ लें कि कौन सा गवर्नर था, तो पहले भारतीय जो अपने सी.डी. देशमुख बने थे वही स्वतंत्रता के समय गवर्नर थे आरबीआई के। और पहले पूछा कि पहले भारतीय पूछेंगे तो अपन को सी.डी. देशमुख ही लगाना है। और कहीं पूछते हैं कि आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था, तो अपन को याद रखना है कि ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे वो 1935 में जो बनाए गए थे वो पहले आरबीआई के गवर्नर थे। इसको मिटा देते हैं। आरबीआई ने 1937 से बर्मा, जो मतलब अभी वर्तमान म्यांमार है, बर्मा की केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था। बर्मा की केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था। कब तक किया था? 1937 से 1947 तक। याद रखना है अपन को, 1937 से 1947 तक बर्मा की केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था। 1900 जब आज़ाद हुए, अपन अलग हुए, तो पाकिस्तान भी बना था। तो 1947 से 1948 तक पाकिस्तान की केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य किया था। किसकी? पाकिस्तान की केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है, याद रखना है अपन को। ये दो बैंक के दो देश थे, इनके अपनी आरबीआई ने वहाँ उनकी केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि आरबीआई के जो प्रशिक्षण केंद्र हैं कहाँ कहाँ स्थित हैं। पूछ लें, अलग से दिया है टॉपिक तो पूछ सकते हैं उसके अंतर्गत कि आरबीआई के जो प्रशिक्षण केंद्र कहाँ कहाँ हैं, तो अपन वो भी देखते हैं। जो आरबीआई के प्रशिक्षण केंद्र है वो 3 है। आरबीआई के प्रशिक्षण महाविद्यालय, वो कितने? 3 है। ठीक है, आरबीआई के प्रशिक्षण महाविद्यालय कितने? 3 है। एक पुणे में, एक चेन्नई में, एक मुंबई में। पहला देखते हैं मुंबई में कौन सा है। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो अकादमी है वो कहाँ है? वो मुंबई में, अकादमी मुंबई में है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एग्रीकल्चर से संबंधित जो कॉलेज है, महाविद्यालय, वो पुणे में है। एग्रीकल्चर से संबंधित पुणे में। याद रखना, अकादमी मुंबई में, एग्रीकल्चर से संबंधित जो महाविद्यालय है वो कहाँ है, प्रशिक्षण दिया जाता है वो पुणे में है। एक चेन्नई में, वो कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ स्टाफ कॉलेज। स्टाफ कॉलेज कहाँ है? चेन्नई में। अपन को याद रखना है कि मुंबई में कौन सा है? मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का की अकादमी। अकादमी कहाँ है? मुंबई में स्थित है। आरबीआई का स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये अपना है चेन्नई में। स्टाफ कॉलेज चेन्नई में है और आरबीआई की अकादमी मुंबई में। और आरबीआई का जो एग्रीकल्चर से संबंधित महाविद्यालय, आरबीआई का एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर संबंध जो महाविद्यालय वो कहाँ है? पुणे में स्थित है। याद रखना है अपन को, पुणे में। ये 3 प्रशिक्षण केंद्र हैं, तीनों अपन को याद रखना चाहिए, कहीं पूछ लें। आरबीआई के जो प्रशिक्षण केंद्र वो कितने महाविद्यालय हैं? वो 3 है। एक आरबीआई की अकादमी मुंबई में, आरबीआई का जो कॉलेज, स्टाफ कॉलेज, वो चेन्नई में है। आरबीआई का एग्रीकल्चर संबंध जो महाविद्यालय है जहाँ पे शिक्षण दिया जाता है वो पुणे में। अपन को इनको याद रखना है। अब इसके बाद ये देखते हैं कि जो नोट छापने की संस्था है, जो भी खोली गई है, जो नोटों का छापती है, उनकी जो सिक्योरिटी पेपर हैं उनको छापते हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले उसके पहले देखते हैं कि पत्र मुद्रा अधिनियम आया। एक पत्र
मुद्रा अधिनियम। अठारह सौ इकसठ में आया था, जब अपन स्वतंत्र नहीं हुए थे उस समय आया था। इसको पत्र को बोलते हैं, कागज भी दिया जाता है, कागज मुद्रा अधिनियम, कागजी मुद्रा अधिनियम। तो इसका जो नोटों का निर्गमन किया जाता है, सबसे पहले 10 रुपये का नोट छापा गया था। कब? 1861 में। कितने का? 10 रुपये का नोट छापा गया था 1861 में। जब अधिनियम आया उस समय भारत में 10 रुपये का नोट छापा गया था। उस समय अपने ब्रिटिश औपनिवेशिक थे, तो उन्हीं की जो उन्होंने स्थापना, जो अधिनियम लेके आए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके माध्यम से 1861 में 10 रुपये का नोट छापा गया था, ठीक है, भारत में। तो ये तो था पत्र मुद्रा अधिनियम। इसके तहत ही संस्थाएं स्थापित की गई जो सिक्योरिटी पेपर है, सिक्योरिटी पेपर छापने का कार्य करती हैं और ये नोटों का निर्गमन करने का कार्य करती हैं, छापती हैं। उनकी जो संस्था है तो उनको अपने देखते हैं। बस इतना याद रखना, ये कहीं पूछ लें कि पत्र मुद्रा अधिनियम कब आया था, तो 1861 में आया था और सर्वप्रथम 10 रुपये का नोट छापा गया था भारत में। नोट संस्था है या फिर कारखाने हैं, उनको अपन देखते हैं, ठीक है। तो एक तो मध्य प्रदेश में ये कौन सी? देवास प्रिंटिंग प्रेस, देवास देवास प्रिंटिंग प्रेस है, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। याद रखना, अपन को एमपी में पूछ लेते हैं। देवास प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की? 1975। तो यहाँ 20 रुपये से लेकर सभी प्रकार के नोट छापे जाते हैं, 20 रुपये से लेकर, ठीक है। 10 रुपये का नोट यहाँ नहीं छापा जाता है, यहाँ 20 रुपये से लेकर सभी नोट छापे जाते हैं। इसके बाद जो नासिक में है, कौन सी है वो? करेंसी नोट पेंस, करेंसी नोट प्रेस है, जो नासिक में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। तो यहाँ 10 रुपये से लेकर वहाँ नोट, सभी प्रकार नोट छापे जाते हैं, लेकिन यहाँ 20 रुपये का नोट नहीं छापा जाता। 10 का छापा जाएगा, 50 का छापा, 100 का, 500, 1000, ये सभी छापे जाएंगे, लेकिन यहाँ 20 रुपये का नोट नहीं छापा जाता। तो यहाँ कौन सा? 20 रुपये का नोट नहीं छापा जाता है, का नोट नहीं छापा जाता है, याद रखना। 20 रुपये का नोट नहीं छापा जाता है। और देवास में 10 रुपये का नोट नहीं छापा जाता। 20 रुपये से ऊपर के जो भी नोट है वो छापने का कार्य करता है। इसके अलावा दो अभी नई खुली थी, दो आधुनिक मुद्रा के नाम से खुली थी, दो आधुनिक मुद्रा नोट प्रेस, आधुनिकीकृत कर लो, आधुनिकीकृत मुद्रा नोट प्रेस। इसके अंतर्गत दो है, एक मैसूर, मतलब जो कर्नाटक में मैसूर में, और दूसरी जो है वो पश्चिम बंगाल के सालबोनी में स्थापित की गई। इसके अंतर्गत एक ही कौन से? मैसूर में, कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। दूसरी जो है वो कहाँ है? सालबोनी। जो सालबोनी कहाँ है? पश्चिम बंगाल। ये दो नई है भी, नवीन आधुनिक मुद्रा नोट प्रेस है, मैसूर और सालबोनी। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक। अब इसके अंतर्गत कुछ सिक्योरिटी पेपर की संस्थाएं खुली गई। ये तो हो गए नोट, जो नोट छापने का कार्य करती हैं। और जो सिक्योरिटी पेपर छापती हैं वो अपने, जैसे होशंगाबाद में
कारखाना लगा हुआ है। 1967-68 में इसकी स्थापना की गई थी। वो सिक्योरिटी पेपर में चेक हो गए, ड्राफ्ट हो गए हैं, डाक टिकट हो गए, गैर डाक टिकट हो गए, न्यायिक टिकट हो गए, ये सभी चीज़ें छापी जाती हैं। स्टाम्प पेपर हो गए, ये सब सिक्योरिटी पेपर के अंतर्गत आती हैं। और नोटों का जो कागज़ होता है वो भी यहीं छापा जाता है। कौन सी सिक्योरिटी पेपर मिल, ठीक। ये अपने एक तो होशंगाबाद में, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद कब की है, ये अपनी है 1967 या 68 में स्थापित की गई थी। याद रखना अपन को 1967-68 में स्थापित की गई थी। यहाँ सिक्योरिटी पेपर छापे जाते हैं। सिक्योरिटी पेपर के अंदर मैंने बताया अपने टिकट, डाक टिकट हो गए, न्यायिक टिकट हो गए, स्टाम्प पेपर हो गए, नोटों का कागज़ हो गए, ये सभी, और चेक हो गए, ड्राफ्ट हो गए, ये सभी छापे जाते हैं सिक्योरिटी पेपर के अंदर। प्रतिभूतियाँ हो गई, वो सभी इसी के अंतर्गत आती हैं, सिक्योरिटी पेपर मिल के अंतर्गत, ठीक है। एक होशंगाबाद में, हैदराबाद में भी है सिक्योरिटी का, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस। ये कहाँ पे स्थित है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस? नासिक में है। ये कौन सी है? इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में है। और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में है। ये तीन है, या मैंने बताया कागज़ छपते हैं, ये सभी संस्थाएं। अब इससे संबंधित अपन डेसिमल वाले देखते हैं, जो सिक्कों का कहाँ ढाले जाते हैं उनको पढ़ते हैं। सिक्कों के ढालने के जो हैं वो चार हैं, टकसाल बोलते हैं अपन। सिक्कों को ढालने का कार्य किया जाता है, वो चार संस्थाएं हैं भारत में, उनको बोलते हैं अपन क्या? टकसाल हैं। तो कितनी है? 4 टकसाल हैं। जो टकसाल कितनी है? 4 हैं। एक है नोएडा, यूपी, नोएडा उत्तर प्रदेश, दिल्ली में भी है, दूसरी दिल्ली हो गई, तीसरी जो हो गई हैदराबाद, चौथी मुंबई। अपन को याद रखना है कि पूछने के टकसाल कहाँ सिक्कों को डाले जाते हैं, तो ये 4 संस्थाएं बनी हैं, जो दिल्ली में, हैदराबाद तेलंगाना में वर्तमान में, तेलंगाना में, मुंबई महाराष्ट्र में है। ये सभी अपन को याद रखना कि तो इसके लिए जो डेसिमल बोलते हैं, जो दशमलव पद्धति अपने यहाँ स्टार्ट हुई, दशमलव, इसके तहत सिक्कों आते हैं दशमलव पद्धति में। कब स्टार्ट की गई थी? तो 1957। याद रखना है कि पूछना दशमलव पद्धति कब से स्टार्ट की गई? 1957 में। ये सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत सभी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, यही सभी आती है। इसके बाद जो मौद्रिक नीति के अंतर्गत जो बैंक रेट हो गई, रिवर्स रेपो रेट हो गई, रेपो रेट हो गई, CRR हो गया, SLR हो गया, इनको अपन व्यापारिक जो वाणिज्य बैंक पढ़ेंगे, जो व्यापारिक बैंक पढ़ेंगे, उनके अंतर्गत देखेंगे ये सभी चीज़ें, ठीक है। तो आज का लेक्चर तो यहीं समाप्त होता है, और अगला जो लेक्चर रहेगा वो वाणिज्य बैंकों का रहेगा, और उसके बाद जो गैर वित्तीय बैंकिंग संस्थाएं हैं, NBFC, उनको अपन अलग से लेक्चर लेंगे या फिर इसी के अंतर्गत मर्ज कर लेंगे, क्योंकि बैंकिंग का जो व्यापारिक वाणिज्य बैंकें हैं उनका जो टॉपिक है वो बड़ा है, तो 2 लेक्चरों में जाएगा। तो दोनों को अपन एक ही 2 लेक्चर कर देंगे, NBFC और व्यापारिक वाणिज्य बैंकों के, तो उसमें बांट के पढ़ लेंगे। आज का अपना जो लेक्चर वो यहीं समाप्त होता है, और अगला लेक्चर में बता दिए किसका होगा। और हाँ, जो इसमें अगर आप लोगों को कहीं समस्या आ रही है तो आप मेरे
टेलीग्राम जो है चैनल बना हुआ है द एजुकेशन जंक्शन के नाम पे, उस पर कमेंट कर वहाँ कमेंट में या यहीं पे कमेंट कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं उसमें। और मैं जो डालता रहता हूँ उसको देखते रहिए, करंट से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक है या कोई इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है तो मैं उसमें डालता रहता हूँ, तो उसको भी देखते रहना। ठीक है, आज का लेक्चर अपना हिसाब होता है। और हाँ, मेरे जो द एजुकेशन जंक्शन जो चैनल है उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।